हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स, दो लेसन इसमें कनेक्टेड रहेंगे, की शुरुआत करने चल रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स फंडामेंटल की पार्ट, फंडामेंटल से शुरुआत करेंगे। एक मतलब जैसे ना, तो वन स्टेप टू वन स्टेप हम लोग किसी भी नंबर को डिटरमाइंड कैसे करते हैं। एलिमेंट्री डिटर्मिनेंट्स के आरंभिक, जैसे हम लोग बात करें एकदम बेस की बात करें, तो इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि अगर साइडिक की बात किया जाए, इसके इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करें, तो कोई फंक्शन होता है, फंक्शन दिया गया है x1 y2 माइनस x2 y1 को किसी नंबर से, एक सिस्टम से प्रेजेंट किया गया है, x1 y1 x2 और y2। इससे जो इंडिकेट, मतलब इस फंक्शन को इस तरह से इंडिकेट करने का जो प्रोसेस है, वही आपका सार्डिक कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है। अब देखिए, अगर इस तरह से हम लोग इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें दो है ना, दो रो हैं और दो कॉलम है। अगर इसके आर्डर की बात किया जाए तो ये सेकंड आर्डर का डिटर्मिनेंट कहलाता है। इसको हम लोग और क्लियर अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, x1 y1 x2 y2 डिटर्मिनेंट दिस इक्वल टू x1 y2 माइनस x2 y1। यानी किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कई स्टूडेंट हमसे पूछते रहते हैं, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, क्या हम मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं? अभी जो मैट्रिक्स वाला लेसन आएगा तो वहाँ आप इसके बारे में और बढ़िया तरीके से बता देंगे कि मैट्रिक्स को हम लोग किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोग इसको अलग अलग तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट में डिटरमाइन किया जाता है, किसी नंबर को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू आती है किसी फंक्शन का, तो यहाँ पे ये होता है। आगे इसके हम लोग बात करें डिफिनीशंस का। डिफिनीशन इसका कोई पर्टिकुलर डिफिनीशन नहीं है, इसमें हम लोग आर्डर की बात करते हैं कि ये किस तरह से डिजाइन किया जाता है। अब इसमें जो पहला है कि सेकंड आर्डर की अगर बात किया जाएगा तो आप लोग बस यही चेक करिएगा कि इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम, और सेकंड आर्डर में दो रो होंगे और दो कॉलम्स होंगे। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया, ये वाला, ये मैं जो डिटरमिनेंट दिया गया है, ये सेकंड आर्डर का है, द्वितीय कोटि की आप भी कहते हैं, सेकंड आर्डर है। तो डिफिनीशन में पहला है आपका है कि सेकंड आर्डर एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो 1 2 1 4 ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा इसी ऐसे ले सकते हैं 3 4 5 6। यानी अगर हम लोग सेकंड आर्डर की बात कर रहे हैं तो उसमें दो रो होगा और दो कॉलम होगा, तो आपका सेकंड आर्डर का डिटर्मिनेंट कहलाएगा। इसी बेस पे अगर आपसे आगे हम बात करें और आपसे दूसरा करें कि थर्ड आर्डर डिटर्मिनेंट, अब थर्ड आर्डर डिटर्मिनेंट जो होगा उसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, यहां देख रहे हैं नंबर ऑफ रो की बात कर रहे हैं और यहां पे हम लोग कॉलम की बात कर रहे हैं। अगर दो रो हैं और दो कॉलम हैं तो सेकंड आर्डर हो गया, ये हम लोग देख लिए, यहां पे दो एग्जाम्पल भी दिया गया। आगे हम लोग बात करते हैं कि थर्ड आर्डर डिटर्मिनेंट, इसमें बढ़ा लो, अब 3 रो कर लो ना, 3 रो हो जाए और 3 कॉलम्स हो जाए। कोई भी डिटर्मिनेंट अगर दिया गया जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 3 कॉलम हैं और 3 रो हैं, तो उसे हम लोग थर्ड आर्डर डिटर्मिनेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसको, 1 2 1 1 4 1 1 0 1। अब इसमें देखें 3 रो है ना आपका, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और 3 इसमें क्या है, कॉलम्स भी हैं। हिंदी इसका होता है, रो का पंक्ति बोलते हैं और कॉलम को स्तंभ बोला जाता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कोई भी डिटर्मिनेंट अगर आपको दिख जाए कि उसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो आपका थर्ड आर्डर डिटर्मिनेंट होगा। दूसरा 5 6 1 3 4 1 0 1 1, इसमें भी कितना है, 3 रो है और 3 कॉलम्स हैं, दैट इज इट इज द थर्ड आर्डर डिटर्मिनेंट्स है। तो ये डिफिनीशन क्लियर कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग फोर्थ आर्डर भी डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है और वहाँ तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है।
इसी क्रम में हम लोग बढ़ा सकते हैं। 3 रो लिया गया है, ऐसे 4 रो कर लें और 4 कॉलम्स कर लें। चलिए अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिटरमाइंड कैसे किया जाता है अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है तो, सॉरी डिटरमिनेंट में। फर्स्ट एग्जांपल सेकेंड ऑर्डर से ले रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर 3 4 1 2 3 4 1 2, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई का प्रोसेस समझ लीजिएगा, ये एरो आप सभी लोग नोट कर लें, यहां से होता है और ये माइनस करते हैं ना, यानी फर्स्ट मल्टीप्लाई इस डायरेक्शन में होगा। 3 इंटू 2 करेंगे तो यहां पे 6 हो जाएगा, और जो सेकेंड वाला होगा 4 इंटू 1 करेंगे तो -4 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखें इस पे, सेकेंड 5 -6 1 और 4, सेम इस तरह से। अब 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब देखो सेकेंड वाले माइनस होता है साइन यहां पे ना, माइनस, और यहां माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस प्लस 2 दिस इक्वल टू 22। थर्ड देखें इसी पे, -2 -1 -1 और 4। अब -2 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा तो -8, और यहां माइनस माइनस प्लस, फिर ये साइन कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और -1 इक्वल टू हो जाएगा -9। सेकेंड ऑर्डर को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसी का आगे हम लोग देखते हैं थर्ड ऑर्डर में। थर्ड ऑर्डर में 2 क्वेश्चन दिया गया है, 1 2 1 1 4 1 1 0 1। 1 बाई 1 करके एक्सप्लेन करें इसको। इसमें साइन का विशेष ध्यान रखिएगा। हम देखते हैं डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन में प्लस और माइनस में एरर होता है, अल्टरनेट चलता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस है। ये किस सीक्वेंस के अनुसार चलता है उसका फॉर्मूला नोट कर लें कि -1 रेज़ टू पावर i प्लस j होता है। इसमें i जो है वो रो है और जो j है वो कॉलम को इंडिकेट करता है। तो यहाँ से आप लोग जज कर सकते हैं कि कहाँ पे प्लस होगा और कहाँ पे माइनस होगा। एक ट्रिक अभी आपको हम और बता देंगे। चलिए इसको एक्सप्लेन करें। स्टार्टिंग हम लोग 1 से करते हैं, थोड़ा फोकस करिएगा क्योंकि सेकंड में एकदम सिंपल था, थर्ड में एलिमेंट ज़्यादा है। 1 है, अब 1 को जज करो कि किस रो में है और किस कॉलम में है। ठीक है, पहला रो और पहला कॉलम, इसी को लीव कर देना, आपको छोड़ देना है। तो पहला रो छोड़ दीजिए और पहला कॉलम। इसके बाद क्या बचा है आपके पास, 4 1 0 1, ये आगे चले 1 हो गया। 1 के बाद कौन सा संख्या दिख रहा है, 2। अब जो 2 है अल्टरनेट की बात कर रहे हैं, पहले प्लस और फिर माइनस, तो यहां हो जाएगा -2। अब -2 देख लें यहां पे ना, 2 आपका पहला रो है तो पहला रो को कैंसिल किया गया और दूसरा कॉलम, सेकेंड कॉलम को छोड़े तो 1 1 1 1 1 1 1 1 और लास्ट में है +1, ये हटाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल कर रहे हैं और ये कैंसिल कर रहे हैं। तो 1 4 1 0 1 4 1 0। अब इसी को सॉल्व कर लें। अभी हम लोग इस पे बात किए थे पिछले वाले क्वेश्चन पे, 4 इंटू 1 करेंगे, 1 बाहर है आपका तो 4, और 1 इंटू 0 करेंगे तो -0, -2 1 -1 +1 0 -4 दिस इक्वल टू 4 -0 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 -1 0 और 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है, -0 0। ध्यान दीजिएगा 0 एक ऐसा नंबर है ना तो पॉजिटिव होता ना ही निगेटिव होता है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव वे में इसको देखते हैं, यानी +0 ही लिखा जाता है। दूसरा 0 -4 तो -4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 0 आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी पे क्वेश्चन और देखें, सेकेंड 1 2 1 1 1 1 3 5 1, ये भी सॉल्व करना है। पैटर्न एकदम सेम है, यहां पे 1 लिया गया, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं तो पहला रो छोड़ दीजिए, पहला कॉलम छोड़ दीजिए, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा 1, और 5 इंटू 1 -5 -2, पहला रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 -3,
और लास्ट में +1 है। इसका मतलब ये कैंसिल और ये कैंसिल। 1 × 5, 5 - 3, 5 - 3। 1 - 5 करेंगे तो -4 आएगा। -4 × 1 करेंगे तो -4। 1 - 3 -2 और -2 का मल्टीप्लाई -2 में माइनस +4। नेक्स्ट 5 - 3 2 और 2 × 1 करेंगे तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, आंसर आपका 2 आ गया। दोनों में डिफरेंस नहीं है, बस हमारा प्रैक्टिस इस पे किस तरह से है। 1-2 क्वेश्चन देखें, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जिस तरह से लगाया गया है उसी को 2-3 बार लगाने का प्रयास करें। और इसी पर आपको हम 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, उसको भी आप ट्राई करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। प्रॉब्लम फर्स्ट, 3 4 1 6 - 8 1 1 2 1। सेकेंड, -2 - 8 - 1 1 0 1 9 4 1। प्रॉब्लम थर्ड, 8 - 9 - 4 3 6 4 3 2 1। प्रॉब्लम 4, 8 3 - 4 -2 1 0 2 5 4 6 और -2। लास्ट क्वेश्चन P5, 3 8 1 9 14 12 13 12 14। ये 5 क्वेश्चन लगाएं। पांचों क्वेश्चन लगाने का पैटर्न एक है, सेम इसी बेस पे सॉल्व होगा। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखिएगा। इसमें ज़्यादातर एरर यहीं पे होता है कि अगर हम लोग डिटरमिनेंट के क्वेश्चन लगा रहे हैं तो वहाँ पे लेवल ऑफ पैटर्न सभी लोग फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जो आंसर आता है किसी का प्लस में है, किसी का माइनस में आ रहा है, तो वहीं पे डिफरेंसेस हम जहाँ तक देखते हैं वो प्लस और माइनस में एरर होता है। तो विशेष फोकस करिएगा आप सभी और ये पांचों क्वेश्चन लगा के आप मुझे बताएं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका आगे, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी, नेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं माइनर। माइनर को हिंदी में उपसार्डिक भी बोलते हैं। अब कोई भी अगर सार्डिक दिया गया है, कोई भी डिटरमिनेंट आपको दिया गया है, तो उसका हम लोग माइनर कैसे फाइंड करते हैं, यानी उपसार्डिक कैसे निकाला जाता है। उपसार्डिक निकालने का डिफिनीशन देख लीजिए किस तरह से कैसे है, नोट कर लीजिए डिफिनीशन। अब आपको यहां पे वर्किंग मेथड बताते हैं कि अगर कोई डिटरमिनेंट आपको दिया गया है तो उसका सार्डिक तो क्लियर हो गया, उसका उपसार्डिक कैसे निकाला जाता है, माइनर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए डिटरमिनेंट ए आपको दिया गया है x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। डिटरमिनेंट ए आपको दिया गया है और आपसे डायरेक्टली कह रहा है कि x1 का माइनर बताइए। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डिफिनेशन लिखा गया है इट इज रिप्रेजेंटेड बाई यम, कैपिटल यम, माइनर से शुरुआत हो रहा है। x1 की उपसार्डिक यानी माइनर ऑफ x1, इंग्लिश में होगा इसका माइनर ऑफ x1, M11 से इंडिकेट करते हैं। M11 यानी x1 किस प्लेस पर है, पहला रो और पहला कॉलम। तो यहां पे जो लिखा जा रहा है I और J लिखते हैं, यानी जो पहले लिखा होता है वो रो होता है और जो बाद में लिखा होता है वो कॉलम होता है। तो 1 1, अब इसी को लीव कर देना है, यानी आपको अगर 1 1 बता रहे हैं तो पहला रो छोड़ दीजिए और पहला कॉलम। क्या बच रहा है यहां पे, y2 y3 z2 और z3, दिस इक्वल टू मल्टीप्लाई करें y2 z3 माइनस y3 z2। तो इस तरह से हम लोग x1 की उपसार्डिक या x1 का हम लोग माइनर बता सकते हैं यहां से। क्लियर है। आगे अगर आपसे पूछा जाए इसमें
कि x3 का आप लोग माइनर बताएं, x3 का माइनर। अब x3 किस प्लेस पे है? बिल्कुल सही, M13 पे है, यानी पहला रो है और तीसरा कॉलम। यही आपको लीव करना है इस चीज के लिए कि पहला रो और तीसरा कॉलम। तो क्या बचेगा फिर? y1 y2 z1 z2। सॉल्व करें इसको तो यहां से आ जाएगा y1 z2 माइनस y2 z1। तो कहने का एसेंस ये था, फंडामेंटल फॉर्म हमारे यही है, फार्मूलेज यही हैं कि किस तरह से 1 बाई 1 करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट अगर है, अगर आपसे कहा जाए इन सब में Z3 का बताइए, यानी Z3 का माइनर निकालिए, तो Z3 तीसरा रो और तीसरा कॉलम, x1 x2 y1 और y2। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सारणिक का, किसी भी डिटरमिनेंट का हम लोग माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोफैक्टर। कोफैक्टर को हिंदी में सहगुणनखंड बोलते हैं। कोफैक्टर डिफिनीशन आपके सामने, इसको नोट कर लीजिएगा। कोफैक्टर में जो पहला लेटर है कैपिटल C, इसका मतलब कि इसको C से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि माइनर को कैपिटल M से प्रेजेंट किया जाता है, उसी तरह से कोफैक्टर को कैपिटल C से प्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ फार्मूला होता है कि Cij इक्वल टू -1 रेज टू पावर i प्लस j ऑफ m i j। अच्छा, यहाँ पे m क्या चीज है? ठीक है, m आपका माइनर हो जाएगा, और माइनर हम लोग जिस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं, सेम एक्टिविटी यहां पर भी होगी। Cij -1 रेज टू पावर i प्लस j। इस फार्मूले से हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक दो क्वेश्चन इस पे। डिटरमिनेंट A आपको दिया गया है 1 2 1 1 5 6 3 4 1 3 4 1, और आपसे डायरेक्टली कह रहा है कि 2 का कोफैक्टर बताएं। 2 का कोफैक्टर। अब 2 किस प्लेस पर है? ठीक है, पहला रो है और दूसरा कॉलम, यानी C12 लिख दिया जाएगा। यहां पे आपको I मालूम चल गया है और J मालूम चल गया है। इसमें J कितना है? 2, और I कितना है? 1। फार्मूला है -1 रेज टू पावर I प्लस J, यानी 1 प्लस 2 और m ऑफ 1 और 2। माइनर कैसे निकालते हैं, ये इस टॉपिक क्लियर हो चुका है। I प्लस J है, माइनस है। अगर माइनस के पावर में नंबर इवन हो रहा है, मतलब सम हो रहा है, तो नंबर पॉजिटिव आता है। जैसे -1 पावर 2, अब ये +1 ही आएगा। 4 6 8 10 12 है ना। इस तरह से अगर पावर बढ़ता जा रहा है और वो पावर जो है वो इवन नंबर में है, तो नंबर पॉजिटिव होता है। और अगर नंबर ऑड में है, ऑड मतलब वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 3 5 7 9 है ना, इस तरह से रहेगा, तो हमेशा नंबर किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। अब अगर आपको इस बात का नॉलेज हो गया है, तो यहां देखिए 1 प्लस 2 है तो 3 है, यानी -1 पावर 3 है। अब 3 ऑड नंबर है, यानी माइनस हो गया, और M12 निकाल लें यहां से। 1 2 ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 6 3 1 आ जाएगा। 1 6 3 1 1 इंटू 1 करेंगे, बाहर माइनस है, -1 माइनस 6 3 18, 1 माइनस 18 करेंगे तो -17 आएगा, और बाहर भी प्लस माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 17। आपका आंसर क्या होगा कि 2 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा? 17। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 6 का कोफैक्टर बताएं, 6 का कोफैक्टर बताएं, 6 का कोफैक्टर। अब 6 किस प्लेस पे है? C22 2 3 है ना, तीसरा कॉलम है। C23 तो -1 रेज टू पावर 2 प्लस 3 और M23 दिस इक्वल टू 2 और 3 5 हो जाएगा, यानी माइनस आएगा। M23 1 2 3 4 1 2 3 4 दिस इक्वल टू -4
4 माइनस 6, यहाँ -2 आएगा, बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये आपका आंसर 2 में आ गया। और इस तरह से आप लोग किसी भी नंबर का कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। प्रॉब्लम फर्स्ट, 3, 8, 9, 11, 2, 5, 6, 1, 4। इसमें आपको 3, 1, 4, 5 और 6 का कोफैक्टर बताना है। फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ 3, 1, 4, 5, 6 का, मतलब 5 क्वेश्चन आपके लिए हैं। इन सब का कोफैक्टर फाइंड आउट करिए आप। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। डिटरमिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, अगर हम लोग इन प्रॉपर्टी का यूज करें तो आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उससे पहले आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मेथड्स, ये प्रॉपर्टी हम सब में यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ फंडामेंटल्स में ही रहते हैं जहां हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट है, प्रॉपर्टी फर्स्ट यहां से नोट कर ले, ठीक है। इसमें आपको बताया गया कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। इंग्लिश में भी लिखा गया, हिंदी में आपको बता दिए हम, फिर से रिमाइंड करा रहे हैं। कोई सारणी का आपको दिया गया है, उसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर पूरा 0 है तो उस सारणी का मान 0 के बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रॉपर्टी से, तो आप लोग कह सकते हैं प्रॉपर्टी 1 से। जैसे देखें 1, 2, 1, 1, 4, 1, 0, 0, 0, इसमें देख रहे हैं जो तीसरा रो है वो पूरा 0 है, इसका मतलब इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन 1, 2, 1, 1, 4, 1, 0, 0, 0, इसमें तीसरा कॉलम भी कितना है, 0 के बराबर है। कहीं भी अगर इस तरह से आ रहा है, जैसे मान लो ये लिखा गया 0, 0, यहाँ पे 1 आ गया, तो इसका मतलब सभी एलिमेंट 0 नहीं है, इसका मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी में कह रहा है कि कोई भी सारणी का अगर आपको दिया गया है, उसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम पूरा 0 हो, अगर कोई भी एक नॉन 0 हो गया तो उसका मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ 0 है तो इसका मान 0 के बराबर होगा, और यहाँ पे देखो तीसरा कॉलम क्या है, 0 के बराबर है, तो यहाँ पे भी इसका मान 0 के बराबर हो गया। प्रॉपर्टी सेकंड, प्रॉपर्टी सेकंड यहां से नोट कर लें, हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहे हैं कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता। यदि किसी सारणी की पंक्तियों तथा संगत स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मान लीजिए 1, 2, 4, 1 दिया गया है, 1, 2, 4, 1, इसका आंसर कितना आएगा, दिस इक्वल टू 1 माइनस 8 इक्वल टू आ जाएगा -7। 1 माइनस 8 इक्वल टू -7। अब क्या कर रहे हैं, जो रो है उसको कॉलम बना दिया जा रहा है। दूसरे वाले में देखते हैं 1, 2, 4, 1 हो गया, 1, 2, 4, 1। अब जो यहाँ पे रो था इसमें कॉलम हो गया, और जो ये कॉलम था वो रो बन गया। इसका आंसर देखें 1 माइनस 8 इक्वल टू -7। और प्रॉपर्टी में भी ये बताया गया है कि संगत मतलब करस्पॉन्डिंग, अगर यहाँ पे पहले रो को पहले कॉलम से चेंज करें और दूसरे रो को दूसरे कॉलम से चेंज करें। अब ऐसा मत करना कि पहले रो को दूसरे कॉलम से चेंज कर दें, नहीं, उसके हिंदी में बताया गया ना संगत मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही चेंज करें। पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे से ही चेंज करें, तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर उसका आंसर -7 आ रहा है तो इसका आंसर कितना होगा, -7। इसको दूसरे से क्वेश्चन वेरीफाई करते हैं। प्रॉब्लम सेकंड 3 माइनस 8, 1 और 4, इसका आंसर हो जाएगा 12 प्लस 8 इक्वल टू 20। चेंज कर दें पैटर्न, 3 माइनस 8, 1 और 4,
दिस इक्वल टू 12 प्लस 8 इक्वल टू 20। दोनों में देखें, यहाँ पे 3 माइनस 8 था, ये रो था, इसको हम लोग कॉलम बना लिए। तो ये प्रॉपर्टी नोट कर लें। प्रॉपर्टी सेकेंड में हम लोग देखें कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट दिया गया है, रो को कॉलम से और कॉलम को रो से चेंज कर दिया जाए तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ध्यान रखिएगा, आपको केवल एक नहीं चेंज करना है, जितने एलिमेंट दिए गए सबको चेंज कर देना है। अगर मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट आपका ऑर्डर 3/3 का है, मतलब 3 रो हैं और 3 कॉलम्स इसमें दिए गए हैं, तो सभी को चेंज करना है। पहले को पहले वाले से, दूसरे को दूसरे और तीसरे को तीसरे से चेंज करना है। प्रॉपर्टी थर्ड वो भी नोट कर लें। प्रॉपर्टी थर्ड में बताया गया कि यदि किसी सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब जो उसके डिजिट आ रही है, मतलब 2, 3, 4, 5, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर मान लो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जा रहा है। जैसे 1, 2, 4, 1, 1, 2, 4, 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 माइनस 8 इक्वल टू आ रहा है -7। अब क्या कर रहे हैं कि पहले रो को दूसरे रो से चेंज कर दे रहे हैं। तो 4, 1, 1, 2 दिस इक्वल टू 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। अब देखिए आप लोग कि पहले वाले में -7 आया और दूसरे वाले में 7 आया है। प्रॉपर्टी में भी यही कहा गया था कि अगर आप लोग कोई भी सारणी या कोई भी डिटरमिनेंट आपको दिया गया है, अगर उसको हम लोग पहले रो को यानी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ इसका साइन चेंज हो गया है। ये पहला रहा। दूसरा देखें इसमें 3, 4, 8, 4, इसका आंसर 12 माइनस 32 इक्वल टू -20। चेंज करें, कॉलम को चेंज कर दे रहे हैं। 4, 4, 3, 8 हो गया, और इस बार 32 माइनस 12 दिस इक्वल टू 20, यानी पहले वाले में -20 आ रहा है और दूसरे वाले में +20 आ रहा है। तो इस चीज़ का भी फोकस करिएगा कि अगर हम लोग इससे वहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 में यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों का मान 0 होता है, फिर से नोट कर लें इसको। यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियां, आइडेंटिकल एक वर्ड आ रहा है यहां पे, उसको नोट कर लीजिएगा। आइडेंटिकल मतलब समान होता है। अगर इक्वल है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उस सारणी का मान या उस डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाता है। यानी कोई भी सारणी अगर आपको दिया गया है, उसमें देख लीजिए कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर इक्वल है, आइडेंटिकल है, तो उसका मान 0 के बराबर हो जाता है। जैसे 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1। अब इसमें देख रहे हैं आप लोग, पहला रो जो है ये फर्स्ट रो और थर्ड रो आपस में क्या है? बराबर है, तो इसका आंसर 0 के बराबर हो जाएगा। दूसरा 3, 4, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 1, इसका आंसर भी 0 के बराबर। रिजल्ट जो होगा 0 आ जाएगा। अब देखो 3, 4, 1 जो पहला कॉलम है और जो तीसरा कॉलम है 3, 4, 1, वो भी आपस में क्या है? बराबर हैं। प्रॉपर्टी में आपको ये बताया गया कि कोई भी डिटरमिनेंट आपको दिया गया है, अगर उसमें कोई भी 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हैं तो आपको उस सारणी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसका आंसर 0 कर दीजिए। अगर आपसे कोई रीजन पूछता है तो आप प्रॉपर्टी का सीक्वेंस जो है वो याद रखिएगा। ये प्रॉपर्टी 4th का रूल है कि कोई भी सारणी अगर दिया गया है,
अगर उसके 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं देन इट्स वैल्यू इज 0, तो उसका आंसर कितना होगा, 0 के बराबर आ जाएगा। प्रॉपर्टी 5 और ये आपका लास्ट प्रॉपर्टी है। इंग्लिश में है, ये नोट कर लीजिए, हिंदी में हम ट्रांसलेट कर दे रहे हैं इसको। यदि किसी साड़ी की किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को किसी शून्येतर संख्या मतलब नॉन जीरो के से गुणा कर दिया जाए तो नई साड़ी का मान दी गई साड़ी के मान का के गुना हो जाता है। इंग्लिश में यहाँ से नोट कर ली, हिंदी में आप लोग इस तरह नोट कर सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि कोई साड़ी अगर आपको दिया गया है, उसका जो भी वैल्यू आ रहा है, मान लो 2, 3, 4, और आप लोग नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो जो रिजल्ट आया है उसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका भी आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टी 5 ये कह रहा है। इस बात को वेरीफाई करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। 3, 4, 1, 0 लिया जाए, 1, 1 ही मान लें। इसका आंसर 3 × 1 3 -4 = -1 आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 3, 4, 2 और 2। अब देखें 6 - 8 = कितना आ जाएगा, -2। मल्टीप्लाई किससे किया गया, 2 से। इसका आंसर कितना आया था, -1। अगर -1 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही तो आएगा, यहां पर भी हो जाएगा। दूसरा 6, 2, 1, 0, 6, 2 -1 -1, तो यहां से -6 + 2 = -4। 6 - 1 4 - 2। इसमें हम लोग क्या किए हैं, सेकेंड कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। 6 × 2 -12 + 4 = -8, और अगर -4 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। ये प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी 1, 2, 3, 4, 5 तक बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, विथ एग्जाम्पल है। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन प्रॉपर्टी फर्स्ट विद द एग्जाम्पल या प्रॉपर्टी 4th विद द एग्जाम्पल। तो प्रॉपर्टी 4th पहले लिखिए और फिर उसको एग्जाम्पल के साथ आप इस बात को वेरीफाई करिए कि ये जो कहा जा रहा है वो हम लोग यहाँ पे प्रूव भी कर दे रहे हैं। मैथमेटिकल में कोई भी इक्वेशन है तो उसको आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप अपनी बात को सिद्ध करो कि कैसे ये सही हो सकता है। जैसे हम लोग हाई स्कूल के मैथ में, बहुत सारे स्टूडेंट हाई स्कूल तक मैथ तो पढ़े होंगे। अब अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे एक ट्रायंगल दिया रहता था और ट्रायंगल में एक बात होता था कि ट्रायंगल है ना आपका इस तरह से, ऐसे ट्रायंगल में इंटरनल जो एंगल था, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता था, 180 अंश। ये तो एक रिजल्ट हो गया हो, जिसे हम लोग थ्योरम्स कहते थे, प्रमेय बोलता था हिंदी में। लेकिन इस बात को वेरीफाई भी करते थे कि किस तरह से ये प्रूफ कर रहे हैं। दूसरा था अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इन द सेमी सर्कल्स, है ना, इज द राइट एंगल हो जो होता था। अब इसको भी हम लोग वेरीफाई भी करते थे। ऐसे यहां पर है प्रॉपर्टी 1 से लेके 5 तक, अगर आप प्रॉपर्टी बता रहे हैं तो विथ एग्जाम्पल जरूर बताएं। एग्जाम्पल देने से इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने इसको रटा नहीं है, आपको एग्जाम्पल याद है, और एग्जाम्पल से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि इस बात को वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग प्रॉपर्टी 5 में बताया गया कि नॉन जीरो नंबर के की बात किया गया है, यानी के कुछ भी हो सकता है लेकिन वो नॉन जीरो मतलब जीरो ना होने पाए, बाकी कुछ भी हो सकता है 1 2 3 सो लेके इन्फिनिटी तक। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको और दे रहे हैं, वो एकदम स्टार्टिंग वाले फंडामेंटल में थे कि हम लोग किस तरह से 1 बाई 1 करके एक्सप्लेन करते जाते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट, वन 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 a/b/c a² b² c², और ये आपको प्रूफ करना है a - b b - c और c - a। दूसरा क्वेश्चन है a/b/c b/c/a c/a/b, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। और तीसरा क्वेश्चन है 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इसको सॉल्व करना है केवल। 4th 6 5 4 9 8
7 3 2 1। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करें और आंसर मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। थैंक यू।